हाय फ्रेंड्स, द जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभिषेक राज आज की क्लास में भारत की संवैधानिक विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 1 है। भारत में किस तरह से संविधान का विकास किया गया, इसमें अंग्रेजों का क्या योगदान हुआ, तमाम पहलू से लेकर भारत आज स्वतंत्र भारत की किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। संविधान संविधान एक प्रकार की वैधानिक दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए निर्मित किए गए मूलभूत सिद्धांतों या विधि जिनके अनुसार शासन चलाया जाता है उसे संविधान या वैधानिक दस्तावेज कहते हैं। संविधान एक प्रकार की किसी भी देश की मूल दस्तावेज होती है जिसमें शासन को चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया जाता है जिनके अनुरूप किसी भी देश का शासन या प्रशासन को चलाया जाता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और हमारे देश में जो लिखित संविधान है उन्हीं के अनुरूप हमारे देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी देश के जो संविधान है, संविधान से ही मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनके बीच किस प्रकार से अंतर्संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान में यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है वो आपस में किस प्रकार की तालमेल बनाएंगे और किस प्रकार से अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, ये हमारे संविधान में वर्णित किया जाता है। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। यह आप लोग जानते हैं कि संविधान में सरकार के साथ साथ जनता के भी संबंधों का भी वर्णन किया जाता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होता है। ध्यान रखिएगा कि जो भी सरकार लोकतंत्र है, जहाँ संविधान है वहाँ जनता शासित होती है। किसी भी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन या यह निर्धारित करता है कि वहाँ की सरकार वहाँ किस प्रकार की सरकार है, यानी संविधान में निहित दर्शन ही यह निर्धारित करती है कि किस देश में किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन क्या कहा गया कि संविधान से संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन के रूपरेखा तैयार करती है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन का रूपरेखा तैयार करती है, आप लोग भी जानते हैं। संविधान को देश की आधारभूत विधि यानी फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। संविधान किसी भी देश की फंडामेंटल राइट है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जनता के साथ साथ राज्य को भी अधिकार दिया गया, जिससे मौलिक अधिकार भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिया गया अधिकार वो भारतीय जनता को दिया गया है। लेकिन DPSP जो जिसे राज्य के नीति निर्देशक कहते हैं वो राज्य को दिया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। ये आपको राज्य को दिया गया, इसलिए कहा गया कि इसे फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है जो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाग 3 में हमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। फंडामेंटल राइट जो हमें देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। अगर इसी को बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के क में आर्टिकल 51 क में आपको दिया गया, वो हमें यानी नागरिकों को जो कर्तव्य दिया गया उसे हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। ये आपको 4 के क में दिया गया, यानी भाग 4 के क में, ये ध्यान रखिएगा। भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत में संवैधानिक विकास के बाद चर्चा करते हैं तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन ये एक क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है।
1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक रेगुलेटिंग एक दस्तावेज भारत के शासन प्रशासन को चलाने के लिए भेजा गया। इस दस्तावेज के भेजने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुआ था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के सम्राट नियंत्रित स्थापित करना चाहते थे, इसलिए भारत में एक संवैधानिक विकास के रूप में एक दस्तावेज भेजे। साथ में वो ब्रिटेन के हितों को और व्यापक रूप से विस्तार करना चाहते थे। इन सभी कारणों को लेकर भारत का संवैधानिक विकास किया जाना जरूरी था, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट धीरे धीरे भारत पर अपना प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसका शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया है। अब बात करते हैं कि इस भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो वर्गों में बांट कर देखते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के, तो आपको ये 1773 से लेकर आपको 1858 तक, जब तक भारत में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में चलता रहा। जैसे ही 1857 का विद्रोह की घटना भारत में घटी, तब ब्रिटेन के क्राउन यानी महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से हटा दिया और डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन की शासन स्थापित कर दिया, जो 1858 से लेकर हमारे आज़ादी के समय तक यानी 1947 तक प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के सम्राट की भारत पर नियंत्रण रहा। जैसे हम यहाँ दो वर्गों में बांट कर देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करेंगे, पीस इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 आया था, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये सारे एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन क्राउन का 1857 के बाद भारत पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हुआ, तब से ये भारत शासन अधिनियम के रूप में आने लगा। और भारत शासन अधिनियम 1858, 1861, 1892, 1909 जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे जेम्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, और भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। ये भारत में आखिरी स्वतंत्रता अधिनियम आया था जो ब्रिटेन क्राउन के द्वारा निर्मित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान और इसे आने का क्या कारण था, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार के उद्देश्य से किया था। आपको पता होगा कि 31 दिसंबर, बात करते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी महारानी एलिजाबेथ टेलर के प्रथम के आदेश पर 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश से व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित पूर्वी देश पर व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का आदेश पत्र, जिसे घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, इन्हें प्राप्त हुआ। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार के लिए एक विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक सीमित था, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के यही आदमी और यहीं के राजस्व का प्रयोग कर धीरे धीरे वो साम्राज्यवाद यानी प्रशासनिक क्षेत्र में भी इंक्लूड करने लगे। जैसे 1757 की प्लासी युद्ध, जब बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का शासन चल रहा था, तो उसी के समय बंगाल के प्लासी स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व भारत की ओर से यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटेन की ओर से रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इन दोनों की युद्ध के बाद अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में अंग्रेजी शासन का नींव पड़ता है, लेकिन वास्तविक शासन 1764 के बक्सर युद्ध में
पड़ता है। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें त्रिपक्षीय गुट लड़ा गया। एक तरफ आपको पता होगा कि शुजाउद्दौला की सेना था, मीर कासिम का सेना था और अवध के शाह आलम द्वितीय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ सेना थे। और एकमात्र सेना यानी अंग्रेज का सेना जिसे हेक्टर मुनरो नेतृत्व कराने त्रिगुट की सेना को हेक्टर मुनरो की सेना आसानी से पराजित कर दिया। और इसी के बाद पूरे देश में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन की प्रारंभ हो जाती है। बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में दो महत्वपूर्ण संधि होती हैं जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। पहला 12 अगस्त 1765 को, ध्यान रखिएगा कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि होती है जिसमें बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त कर लिया। और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। शुजाउद्दौला को अवध के कुछ क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को देने के लिए बात किया जाता एवं उनके प्रशासन और न्याय प्रशासन को सीमित कर दिया जाता है। यानी अब अवध पर अंग्रेजी हुकूमत का भी सरकार रहेगा। ये किया गया था इलाहाबाद की संधि में। एक तरह से दोनों सम्राट यानी मुगल सम्राट बादशाह शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पंगु बना के रख दिया था ये संधि। इसी के बाद से साम्राज्यवाद यानी अब भारत में कंपनी क्षेत्रीय शक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। जिस समय तक 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जैसे कंपनी चार्टर जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। 1773 से लेकर 1947 तक, या हम बात करते हैं कि 1858 तक जितने भी चार्टर एक्ट भारत में पेश किए गए, उन्हीं चार्टर एक्ट के नियमों से भारत के संवैधानिक तंत्र का विकास किया गया। ये जानते हैं। नेक्स्ट, सबसे प्रथम बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। हम बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के आने का कारण क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण था कि कंपनी में बढ़ती भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना चाहती थी ब्रिटिश सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट को ये अनुमान हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और दूसरा, कंपनी पर ब्रिटेन के सम्राट के अप्रत्यक्ष नियंत्रण चाहते थे कि धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इन्हीं उद्देश्यों से लेकर वहाँ के तत्कालीन पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 में एक गुप्त समिति की स्थापना करते हैं जिसे सीक्रेट कमेटी कहते हैं। इन्हीं गुप्त समिति ने 18 मई 1773 को, डेट ध्यान रखिएगा कब, 18 मई 1773 को एक एक्ट पास करती है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 18 मई 1773 को एक पास होकर भारत आया जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला प्रावधान किया गया कि कंपनी के शासन नियंत्रण करने के लिए एक 24 सदस्यीय इंग्लैंड में दो संस्था बनाई गई कंपनी को शासन प्रशासन के नियंत्रण करने के लिए। पहला था निर्देशक मंडल जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर ही निर्देशक मंडल की नियुक्ति करता था। इससे पूर्व 1773 के एक्ट आने से पूर्व कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर यानी जिसे हितधारक मंडल या स्वत्धारी मंडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे हितधारक मंडल या स्वत्धारक मंडल कहते हैं, इन्हीं के द्वारा निर्देशक मंडल की नियुक्ति की जाती थी। और भी कितने कार्यकाल के 1 वर्ष के लिए किया जाता था। ध्यान रखिएगा कि हितधारक मंडल के ही द्वारा निर्देशक मंडल की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए किया जाता था। कब की बात करें, 1773 की एक्ट के पूर्व। लेकिन जब 1773 के एक्ट पास हुआ तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि निर्देशक मंडल की जो कार्यकाल है उसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया जाए, और अब इसकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट करेंगे, हितधारक मंडल नहीं, यानी ब्रिटेन के अब सम्राट द्वारा सीधा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा।
तत्कालीन पीएम लॉर्ड नॉर्थरॉक गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में पार्ट एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको हम बता चुके हैं। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में अंग्रेजी यानी कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी युग का निजी मामला नहीं कहा माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद ने इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। इस अधिनियम में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है, कंपनी की जो व्यापारी है वो निजी मामला नहीं है। इस संदर्भ में ब्रिटिश संसद को पूरा अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं निर्देश दे सकते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार भारत में करे वो उसका अपना निजी नहीं है, इस पर ब्रिटिश संसद कंट्रोल कर सकता है। इस 1773 के एक्ट में ये बता दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग बने। बात करते हैं कि जब 1773 का एक्ट पास हुआ तो उस समय भारत में 3 प्रोविंस थे, 3 प्रांत, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तीनों प्रांत में अलग अलग गवर्नर होते थे, लेकिन यहाँ केंद्रीकरण किया गया। 1773 के एक्ट से केंद्रीकरण की व्यवस्था किया गया और इसमें तीनों गवर्नर जनरल के लिए एक संयुक्त बॉडी की स्थापना किया गया, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। गवर्नर जनरल यानी बंगाल के गवर्नर को उसके ही पद को इंक्रीज कर एक नया पद बनाया गया, जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं और इसके आगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा और जिसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग बने। इसके लिए इनके कार्यकाल के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें आपको हम बता देते हैं कि 4 सदस्य में फिलिप फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मॉनसन और वार्डवेल थे। कौन थे? तो फिलिप फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मॉनसन और वार्डवेल थे। ये 4 सदस्य थे। चारों सदस्य की जो निर्णय थी वो बहुमत के अनुसार होती थी। एक खुद गवर्नर जनरल होते थे और 4 सदस्य थे, तो इनका जो बहुमत होता था वो बहुमत 3:2 में बांटा जाता था। यानी जिस पक्ष में 3 व्यक्ति सहमत हो गए वो बिल पास हो जाती थी। इसके द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। 1773 का जब एक्ट आया उससे पहले तीनों प्रोविंस के जो गवर्नर थे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, लेकिन अब तीनों प्रोविंस के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया और इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल का जो सुझाव है गवर्नर तीनों प्रोविंस को मानना होगा। लेकिन ये भी प्रावधान किया गया कि अगर आप गवर्नर जनरल की बात से सहमत नहीं हैं तो आप लंदन की प्रीवी काउंसिल में आकर अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास आकर अपना राय रख सकते हैं। यानी मद्रास और बम्बई को अगर ऐसा लगता है कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो सुझाव रखे हैं वो सुझाव नहीं मान रहे हैं गवर्नर जनरल, तो आप जाकर लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आप मिल सकते हैं। ये व्यवस्था किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना किया गया था। 1773 के एक्ट के माध्यम से 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसकी संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश हुए हैं। लॉर्ड एलिजा इम्पे जिसे सर एलिजा इम्पे कहते हैं। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश में हम बात करते हैं तो लॉर्ड टाइड के नाम आपको ध्यान रखना, लॉर्ड टाइड, चैम्बर और लिमेस्टर ध्यान रखिए, लॉर्ड टाइड, चैम्बर और लॉर्ड लिमेस्टर थे 3 न्यायाधीश और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रावधान में ये भी कहा गया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो भारतीय
उपहार यानी भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते हैं, इस पर पाबंदी लगाई गई। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी जिससे गवर्निंग कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से व्यवस्था किया गया कि कंपनी के द्वारा भारत में जितने भी राजस्व आय जो आ रहे हैं, जितने नागरिक हैं और सैन्य उनके पास कितने सैनिक हैं, इन सभी की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना आवश्यक कर दिया गया। और संशोधन एक्ट कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 में आया था। 1773 की एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कोई अन्य प्रावधान के अनुसार नहीं आया था, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए आया था। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कुछ निम्नलिखित प्रावधान थे, जैसे कलकत्ता के सरकार को, जो कलकत्ता में जो सरकार कार्यरत थे, उन सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ध्यान रखिएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में पारित हुआ था, उसी के माध्यम से कलकत्ता के सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल एवं उसके पार्षद को न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। और इसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, वो पूरे बंगाल के लिए नहीं, सिर्फ कोलकाता के लिए है। ध्यान रखें कि जो 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो सिर्फ कलकत्ता के लिए है, कलकत्ता के बाहरी क्षेत्र के लिए नहीं। ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसमें भी प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय विधियों को भी ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। इसमें भी प्रावधान किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाते हैं, उसमें भारतीय विधि जो परंपरा भारत की है, उन विधियों को ध्यान में रखकर न्यायाधीश कोई भी फैसला सुनाए। ये थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793 और चार्टर अधिनियम 1813। आज की क्लास यहीं तक। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।